हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। द हिंदू में बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल को लेके। समझेंगे कि इस बिल में क्या बातें कही गई हैं, साथ ही साथ 1920 का कौन सा ऐसा एक्ट है जिसको ये बिल रिप्लेस कर देगा। लोकसभा ने अभी इसको पास कर दिया है, राज्यसभा में अब जाएगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस बिल के बारे में। सबसे पहली बात है कि ये 1920 के आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन्स एक्ट 1920 को ये रिप्लेस कर देगा। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन्स एक्ट 1920 रिप्लेस होकर अब क्या आ जाएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। ठीक है, तो ये बिल जब पास हो जाएगा राज्यसभा से भी और प्रेसिडेंट की अनुमति मिल जाएगी तो ये कहलाएगा क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। तो लोकसभा ने अभी इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया है, अब ये राज्यसभा में जाएगा और ये रिपील कर देगा, रिप्लेस कर देगा, हटा देगा किसको, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन्स एक्ट 1920 को। बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको आप नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन करते रहिए सारे पॉइंट्स। ओके, तो जो ये बिल है जो अलाउ करेगा, क्या करेगा, क्या चीज़ को अलाउ करेगा, अलाउ करेगा द कलेक्शन, स्टोरेज एंड एनालिसिस ऑफ फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल्स। जो फिजिकल या बायोलॉजिकल सैंपल्स होंगे उसको कलेक्ट करना, इसको स्टोर करना और उसको एनालाइज करने का परमिशन देगा गवर्नमेंट को। और इस फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल्स में क्या इंक्लूड होंगे, रेटिना और आइरिस के स्कैन भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, अगला जो सवाल आता है किसका, तो कन्विक्टेड जो दोषी हैं, अरेस्टेड जिनको अरेस्ट किया गया है और डिटेन्ड पर्सन जो जेल में हैं, उन सब को, उन सब की इन सभी चीज़ों को, आइरिस रेटिना के स्कैन को जो है सैंपल के तौर पे रखा जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, एनालाइज किया जा सकता है, जो भी लोग दोषी हैं या जो अरेस्ट किए गए हैं। समझ गए। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2022 वाला जो बिल है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से रेटिना और आइरिस स्कैन को भी, और वो भी कन्विक्टेड, अरेस्टेड एंड डिटेन्ड पर्सन के, ठीक है, उन सब के, जो कि पहले 1920 वाले एक्ट में नहीं था। रेटिना और आइरिस स्कैन 1920 वाले एक्ट में नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय सिस्टम ही नहीं था कि रेटिना स्कैनिंग भी की जा सकती है, आइरिस स्कैनिंग भी की जा सकती है। तो ये सिस्टम नहीं था। उस सिस्टम को इंक्लूड करने के लिए गवर्नमेंट ने ये नया एक्ट स्टार्ट किए हैं, नया एक्ट लागू किए हैं, जिसके तहत अब आइरिस स्कैन और रेटिना स्कैन को भी जांच के लिए यूज किया जा सकेगा। और जो मेन एम है इस एक्ट को लाने का, जो मुख्य एम है वो ये है कि कन्विक्शन रेट को बहुत इंप्रूव करना है। देखिए, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है, उन कन्विक्शन रेट 90% के अबव, 90% के अबव कन्विक्शन रेट है। कन्विक्शन रेट का मतलब दोष सिद्धि दर, कि मतलब दोष, वहाँ पे जो लोग कन्विक्ट होते हैं, जो लोग जिनके ऊपर आरोप लगता है, तो उनका बहुत सारा जांच से बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास उतना, वहाँ पे हमारे यहाँ सिस्टम क्या है कि जांच से बचने के लिए बहुत सारे तरीके रहते हैं। पहले आइरिस स्कैन और ये रेटिना स्कैन का सिस्टम ही नहीं था। उस सब के चलते क्या होता था, बायोलॉजिकल सैंपल सही तरीके से जांच नहीं हो पाती। इसलिए लोग, जो लोग रियल दोषी भी होते हैं, वो लोग बच जाते हैं। प्रूव को, जो उनके पास साक्ष्य होते हैं, उनको सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाया जा सकता है, जिसके चलते कन्विक्शन रेट अपने देश में बहुत कम होता है। लेकिन इस कन्विक्शन रेट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट अब ये नया एक्ट लेकर आई है, जिससे क्या होगा कि अब इंप्रूव हो जाएगा दोष सिद्धि दर अपने देश में। ठीक है, जो बहुत सारे अपने यहाँ सिटीजन्स हैं जिनको जस्टिस नहीं मिल पाता है, उनको जस्टिस दिलाने के लिए ये काम किया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू से, तरफ से। और सोसाइटी में एक स्ट्रांग मैसेज जाएगा कि आप अब किसी तरीके से बच नहीं सकते। अगर आपने किसी तरीके का जुर्म किया है तो आप दोष सिद्धि आप पर बहुत मजबूत तरीके से होगी। लेकिन इस पर वही आरोप लगता है जो आधार कार्ड पर लगता था, कि इसका मिसयूज हो जाएगा। आप फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल्स को रखेंगे, कलेक्ट करेंगे, स्टोर करेंगे, तो उससे हो सकता है कि मिसयूज हो जाए। गवर्नमेंट ने कहा है कि नहीं, बहुत सिक्योर तरीके से रखा जाएगा और इसका मिसयूज होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नगण्य है। हालांकि इसके बावजूद भी अपोजिशन जो थी वो कह रहे हैं कि इसको आप पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजिए, या कोई सेलेक्ट कमेटी बनाइए, जो एक कमेटी सेलेक्ट कीजिए जो डिटेल डिस्कशन करे, जिससे इस बिल में और इंप्रूवमेंट हो सके, ऐसा अपोजिशन का कहना है। होम मिनिस्टर जब ये बिल पेश कर रहे थे तो उन्होंने कुछ फैक्ट्स बताए जो आपके लिए काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2020 का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की डाटा को देखें तो हमारे यहाँ ओवरऑल कन्विक्शन रेट इन मर्डर केस में जो कन्विक्शन रेट है, दोष सिद्धि दर जो है वो जस्ट 44%, केवल और केवल 44% है। और 39% रेप केसेस में है, 24% अटेम्प्टेड मर्डर के केस में है, 38% रॉबरी में है और 29% है डकैती के केसेस में। ठीक है, जहां पर यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो वहां पे कन्विक्शन रेट 83.6% है, कनाडा में 68% है, साउथ अफ्रीका में 82% है, ऑस्ट्रेलिया में 97% है,
यूनाइटेड स्टेट में 93% है इस तरह का कन्विक्शन रेट। अपने यहाँ 50% भी कन्विक्शन रेट नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ दोष सिद्धि के उपकरण मजबूत नहीं है कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसको सही तरीके से, पुख्ता तरीके से उसको प्रूव करा जा सके कि हाँ इस व्यक्ति ने फला फला चीजें करी हैं, अतः ये प्रूव होता है कि ये व्यक्ति दोषी है। हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं, सिस्टम का गायब हो जाता है। और खासकर बायोलॉजिकल और फिजिकल सैंपल्स के मामले में हम बहुत कमजोर हैं। बहुत अच्छी लैब्स नहीं है, अच्छी लैब से तो उनको एनालाइज करने में बहुत वक्त लग जाता है। इन सब गड़बड़ियों के चक्कर में जो है दोष सिद्धि दर अपने यहाँ बहुत कम है। उस चीज़ को मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट स्टेप ले रही है। अभी तक तो कानून ही नहीं था, जब अब कानून आया है तो अब सिस्टम भी बैठ जाएगा। ओके, जो हमारे होम मिनिस्टर उनका कहना था कि देखो ये जो हम नया बिल लेके आए हैं ना, उससे क्या होगा कि जो पुलिस है उसके हाथ मजबूत होंगे। उसके हाथ मजबूत होंगे किस लिए? कोर्ट में जो है प्रूफ रख पाने में, कन्विक्शन दर बढ़वाने में, या जो लोग जुर्म कर रहे हैं उनको सही तरीके से उनके जुर्म को कोर्ट में रखने में पुलिस अब मददगार होगी। पुलिस सही तरीके में रख पाएगी, उसका हाथ मजबूत होगा कि हाँ भाई ये चीज़ें हमारे पास है, सबूत के तौर पे लोग कोर्ट में पेश कर दिए और आप दोषी करार हो गए, ऐसे कुछ करके। ठीक है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि देखो प्रधानमंत्री का एक विजन था, स्मार्ट विजन। स्मार्ट मतलब स्ट्रिक्ट, सेंसिटिव, मॉडर्न, मोबाइल, अलर्ट, अकाउंटेबल, रिलायबल, रिस्पॉन्सिव, टेक्नो ट्रेंड। ठीक है, पुलिसिंग। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार 2014 में जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमको स्मार्ट पुलिसिंग चाहिए। स्मार्ट पुलिसिंग, ये आप इसको स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए। स्मार्ट का क्या मतलब होता है, बहुत काम करेगा आपके लिए। स्मार्ट का क्या मतलब है? स्मार्ट का मतलब है कि स्ट्रिक्ट पुलिसिंग हो, सेंसिटिव पुलिसिंग हो, मॉडर्न पुलिसिंग हो, मोबाइल चलित पुलिसिंग हो, अलर्ट हो, अकाउंटेबल हो, रिलायबल हो, रिस्पॉन्सिव हो, टेक्नो उनके टेक्नोलॉजी से ट्रेंड हो। तो टेक्नो वाला जो मैटर है, टी वाला, स्मार्ट का टी को फुलफिल करने के लिए ये बिल बहुत मददगार होगा। ठीक है। टेक्नो मतलब जो टेक्निकली जो चीज़ें हमारे पास मजबूत नहीं है, क्या सैंपल को सही से कलेक्ट नहीं कर पाते, स्टोर नहीं कर पाते, वो सब चीज़ों को मजबूत करने के लिए ये बिल आया है। ये बिल प्रधानमंत्री के स्मार्ट के टी विजन को मजबूत करेगा, ये कहने का बात था जो है हमारे होम मिनिस्टर का। तो ये बात समझ में आई होगी आपको। जब वो अपना बात रख रहे थे हमारे होम मिनिस्टर, तो उन्होंने एक बात और कही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है प्रिजन रिफॉर्म पे, जेल सुधार पे भी काम कर रही है। देखो जेल सुधार एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना चाहिए। तो आप जब भी मौका मिलेगा तो जेल सुधार पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, बट आप भी तैयार रहिए कि जेल सुधार से रिलेटेड क्या क्या बिंदु हो सकते हैं वो आपके जहन में होनी चाहिए चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर भी काम कर रही है, साथ ही लोगों को न्याय दिलाना, समय पर न्याय दिलाने का काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है। उसके अलावा सेम बात जो आधार कार्ड वाली हमने पहले कही कि अपोजिशन मेंबर ने जो अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया कि भाई डेटा प्रोटेक्शन का क्या होगा, मिसयूज हो सकता है प्रपोज्ड लॉ का, वायलेशन होगा सिटीजन के राइट टू प्राइवेसी का, फंडामेंटल राइट्स का, इन सब का वायलेशन होगा, तो इसको बचाने के लिए क्या करेंगे आप। तो जो हमारे होम मिनिस्टर उन्होंने कहा कि भैया परेशान मत होइए, हम एश्योर करते हैं कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन फुल प्रूफ मैकेनिज्म होगी जो प्रिवेंट करेगा एनी डेटा लीक और मिसयूज। ठीक है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि देखो भाई हो सकता है कुछ बातें जो हम अभी कह रहे हैं, हम बिल तो अभी लेकर आए हैं, अभी रूल्स का फॉर्मुलेशन नहीं किया हमने, तो बिल हम लेके आए हैं, लेकिन जब ये रूल्स बनाए जाएंगे तो जो भी कंसर्न है आपके, वैलिड कंसर्न जो भी हैं, वो आपको हम जब रूल्स बना रहे होंगे उस टाइम हम सॉल्व करेंगे, वो चीज़ें आपकी देखी जाएंगी। साथ ही साथ अगर ज़रूरत पड़ा तो बिल में भी अमेंडमेंट किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। एक सवाल और जो उठा था कि प्रिवेंटिव लॉ के तहत जिन लोगों को डिटेन किया गया है, ठीक है, प्रिवेंटिव लॉज के तहत जिनको जो है डिटेन किया गया है उनका क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि उनको फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो अपने फिजिकल या बायोलॉजिकल सैंपल्स दें, लेकिन अगर वो चाहें, अगर उनको लगता है कि वो भाई वो तो उन्होंने कोई गुनाह ही नहीं किया है और उनको पता है और अननेसेसरी का उनको जो है जेल में रखा गया है या उनको कन्विक्ट किया गया है, उनको डिटेन किया गया है, तो एक काम करें, वो अपना खुशी अपना सैंपल दे दें। हो सकता है सैंपल का जांच आए और वो ऐसा एक जो है दोषी सिद्ध ना हो या बरी हो जाए, तो उस चीज़ के लिए भी यहाँ पे प्रावधान किया गया, हालांकि फोर्सफुली नहीं देने का प्रावधान किया गया है इस बिल के तहत। ठीक है। अगली एक जो बात है इस बिल में जो कही गई, बड़ी शानदार बात है कि अंडर द प्रपोज्ड लॉ बायोलॉजिकल सैंपल कैन बी फोर्सफुली कलेक्टेड फ्रॉम द कन्विक्टेड और पर्सन अरेस्टेड फॉर द क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रेन। जो लोग महिला और बच्चों के खिलाफ जो क्राइम किए हैं वो उसके तहत अगर कोई अरेस्ट किया गया है, कोई ऐसा व्यक्ति जो अरेस्ट किया गया है जिसने किसी बच्चे के खिलाफ या किसी महिला के खिलाफ या ऐसा क्राइम किया है जो कम से कम 7 साल का जेल का प्रावधान है, जिसके तहत ऐसे किसी क्राइम में फोर्सफुली बायोलॉजिकल सैंपल्स लिए जा सकते हैं। तो किसी ने किसी महिला के साथ
या किसी बच्चे के साथ ऐसा कोई गुनाह किया है, क्राइम किया है, या कोई ऐसा गुनाह किया जिसमें कम से कम 7 साल की जेल है, ऐसे मामलों में फोर्सफुली सैंपल्स लिए जा सकते हैं, ये कहने का मतलब था। ये बिल अकेला नहीं है, समझिए बात, ये बिल अकेला सभी चीज़ों को डील करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होलिस्टिक अप्रोच है कि भाई क्राइम रेट को कम करना है और जो दोषी हैं उनको सजा देना है, इस चीज़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है। इस क्रम में उन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ओपन करी है। साथ ही साथ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूत करने के लिए जो पुरानी बड़ी टेक्नोलॉजीज थी, इन्वेस्टिगेशन की जो पुरानी टेक्नोलॉजीज थी, उसको नई टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर रहे हैं। साथ ही साथ एक मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो होम मिनिस्ट्री के तहत सेट किया गया है, जो स्टडी करेगा क्राइम ट्रेंड्स एंड एडवाइस करेगा स्टेट पुलिस को कि किस प्रकार के क्राइम बढ़ रहे हैं, किस प्रकार के क्राइम्स बढ़ रहे हैं, उसको जांच करने के लिए एक मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो जो है स्टार्ट किया गया है होम मिनिस्ट्री के तहत, ठीक है, जो एडवाइस करेगा स्टेट पुलिस को। उसके अलावा आईपीसी और सीआरपीसी, ठीक है, सीआरपीसी में अमेंडमेंट करने के लिए लगातार कंसल्टेशन अभी चल रहा है, लगातार बातचीत चल रही है। साथ ही साथ क्या किया गया है, साथ ही साथ होलिस्टिक अप्रोच के तहत पुलिस रिफॉर्म में होलिस्टिक अप्रोच करने के लिए, या कह सकते क्राइम रेट को कम करने के लिए, या मुजरिमों को ज़्यादा अच्छा पकड़ने के लिए क्या गवर्नमेंट कर रही है, ये सारे पॉइंट बड़े अच्छे हैं जो आप नोट कर सकते हैं कि 99% ऑफ पुलिस स्टेशन इन द कंट्री हैज़ बीन लिंक्ड टू क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, ठीक है। CCTNS से जोड़ दिया गया है, CCTNS, ठीक है, ये क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्ट किया था। बताइए कब स्टार्ट किया था? उसके तहत सभी पुलिस स्टेशंस को अभी 99% पुलिस स्टेशन को अभी लिंक कर दिया गया है, ठीक है। तो कहीं किसी के खिलाफ FIR दर्ज होता है तो लगभग पुलिस स्टेशन के बारे में जान जाते हैं, क्या उनका हिस्ट्री था, क्या रिकॉर्ड था, वो सब चीज़ें जानना अब बहुत ईजी हो गया हर एक पुलिस स्टेशन में। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त सिस्टम जो किया गया है अभी हाल फिलहाल में। उसके अलावा साथ साथ बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भैया आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 23, 20 का सब क्लॉज 3 एंड 21, इसका मिसयूज होगा। आप याद रखिए, ये सारे आर्टिकल्स में काम लगेंगे, ठीक है। आप जाइए पॉलिटी लक्ष्मीकांत खोलिए, क्या क्या आर्टिकल में क्या बातें कही गई हैं इससे, ठीक है। आर्टिकल 14 में क्या कही गई है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ की बात की गई, इसमें फ्रीडम की बात की गई, कन्विक्शन की बात की गई है, इन सब की बात की गई है। तो ये अलग अलग आर्टिकल्स हैं, अच्छे से पढ़िए आप। देखिए मेरा काम है करंट अफेयर्स आपको बताना, करंट अफेयर्स के साथ साथ क्या जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बताना, साथ ही साथ इसको थियरी से लिंक करना। तो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि भाई ये चीज़ें हैं जो आपको काम लगेंगी, ठीक है। तो आप इसको जाइए लक्ष्मीकांत ओपन कीजिए, अगर आपको लगता है कि चीज़ें समझ नहीं आ रही है, वहाँ से भी आपको समझाना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ओके। उसके अलावा अगर आपको CCTNS प्रोजेक्ट के बारे में जानना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत सारी बातें मैंने यहाँ पे लिख के रखी है। CCTNS क्या पूरा नाम है, क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, एक प्रोजेक्ट है जो इनिशिएट किया गया था जून 2009 में। एम क्या था, क्रिएटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर इनहैंसिंग द इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पुलिसिंग एट पुलिस स्टेशन लेवल। तो पुलिस स्टेशन लेवल पे जो है पुलिसिंग को बहुत अच्छा से इन्हांस करना था, एफिशिएंसी बढ़ानी थी, उसके लिए स्टार्ट किया गया था, ओके। जिसमें IT इनेबल्ड स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाएंगी, जिससे ट्रैकिंग सिस्टम मजबूत हो सके, इन्वेस्टिगेशन मजबूत तरीके से स्टार्ट हो सके, ओके। तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत इसको स्टार्ट किया गया था, ये ध्यान रखना, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत स्टार्ट किया गया था। करता क्या है, तकरीबन इंटीग्रेट करेगा अबाउट 15,000 पुलिस स्टेशन और एडिशनल 5,000 ऑफिस ऑफ सुपरविजनरी पुलिस ऑफिसर्स, ठीक है, उसको इंटीग्रेट करने का कोशिश करेगा पूरे देश भर में, और डिजिटलाइज करेगा FIR को, ठीक है। FIR रजिस्ट्रेशन, इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट, जितने भी सभी पुलिस स्टेशन जो इसके तहत इंटीग्रेट किए जाएंगे, उन सब में जितने भी FIR फाइल किए गए होंगे उन सबको डिजिटलाइज करने का काम करेगा। और इसी के तहत आप ऑनलाइन FIR कर सकते हैं इसी के तहत, ठीक है। ना केवल आप FIR कर सकते हैं बल्कि आप किसी व्यक्ति को वेरीफाई करना है, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए भी आप इस सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी बेहतरीन सिस्टम है, ऑनलाइन कर देता है सब कुछ, सारा डिजिटलाइज करने का काम करता है, ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। उसके अलावा 2015 में एक सिस्टम आया था, इसी में एडिशनल जो है चीज़ें जोड़ने के लिए एडिशनल ऑब्जेक्टिव था टू एस्टेब्लिश अ बेसिक प्लेटफॉर्म फॉर इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ICJS को इसी में ऐड करना था, ठीक है। 2015 में वो कहानी हुई थी, याद रखना कि हाँ, इंटर ऑपरेबल मतलब इधर से भी ऑपरेट किया जा सके, इधर से भी ऑपरेट कर सके, दोनों साइड से ऑपरेट किया जा सके, ऐसा कोई सिस्टम,
कि एक्स पुलिस स्टेशन ने, वाई पुलिस स्टेशन ने अगर किसी पर्टिकुलर ए व्यक्ति का कोई केस सॉल्व करना है तो इन्होंने जो एडिट किया वो भी एडिट हो गया और वाई पुलिस स्टेशन ने जो एडिट किया वो भी एडिट हो गया, तो इंटरऑपरेबल हो गया। बेनिफिट क्या है इसके? बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराना, किसी इंसान को वेरीफाई करना, एफआईआर की ट्रैकिंग करना, वो सब चीज़ें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना एफआईआर का, वो सब चीज़ें आप बहुत ईजिली करवा सकते हैं। साथ ही साथ जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको पता चल पाएगा कि किस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है, किस प्रकार के ज़्यादा क्रिमिनल्स निकल के आ रहे हैं, ट्रेंड्स क्या है, क्राइम रेट कैसा है, वो सब चीज़ें जान के और अच्छा पॉलिसी बना सकेंगे। तो पैन इंडिया लेवल पर क्या चीज़ें चल रही हैं, तो पैन इंडिया लेवल पर अगर चीज़ें पता चल पा रही हैं तो पैन इंडिया लेवल का रूल भी बन पाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो इसका बेनिफिट करेगा। बाकी बहुत सारी बातें हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, बट हम और भी डिटेल से जब ऐसे टॉपिक्स आते रहेंगे हम डिस्कस करते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको एक टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।